नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। देखिए, पिछले 3 दिनों से आज तीसरी कड़ी है। हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती है और जब चुनाव का वक्त आता है तो इंडस्ट्री की बात क्यों होने लगती है। आज तीसरे दिन जब आपको हम तीसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, छोटी छोटी कहानियों से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती है। तो आज सुबह हमने पटना के अखबारों में पढ़ा कि बिहार सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रही है, नई उद्योग नीति ला रही है। मेरा सवाल ये है, पॉलिसीज तो आती रहेगी, आप लाते रहे हैं, इंडस्ट्री कब लगेगी। तो देखिए, जिस कहानी पर हम चर्चा करेंगे आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको हम बताने जा रहे हैं कि बियाडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, किस तरीके से जो बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं उनसे कैसे जूते घिसवाता है। देखिए, जब से हमने आपको कहानी सुनानी शुरू की है, हमारे पास कई लोगों के फ़ोन आए जो सीधे तौर पर उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कई कहानियां मुझे सुनाई, लेकिन कहा प्लीज़ मेरा नाम मत खोलिएगा। तो देखिए, जैसे ही कोई इंडस्ट्री का आदमी यह कहता है कि मेरा नाम मत खोलिएगा, मेरी समस्या सुन लीजिए, मेरा दर्द सुन लीजिए, तो यह दिखता है कि भय का माहौल है कि यदि मेरा नाम खुल जाएगा, लोग मेरे बारे में जान जाएंगे तो मेरा नुकसान हो सकता है। तो यह भय यदि आप जब तक खत्म नहीं करेंगे, देखिए बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। तो कहानी हम शुरू करें उसके पहले एक सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं। इधर के दिनों में आप लगातार सुन रहे होंगे, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, मतलब आप इंजीनियर्स पैदा करेंगे। अच्छी बात है, खुलनी चाहिए। देखिए, मैं शैक्षिक संस्थानों के पक्ष में हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है, आपके भीतर भी यह सवाल होना चाहिए, एक बिहारी होने के नाते आपके भीतर यह सवाल होना चाहिए कि जब आप फसल लगाते हैं तो फसल काटने का प्लान करते हैं कि नहीं। जब आप घर में खाना बनाते हैं तो खाना खाने का प्लान करते हैं कि नहीं। अच्छी बात है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार से पूछा यह जाना चाहिए, हर एक बिहारी को पूछना चाहिए कि ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, आप कह रहे हैं खोलेंगे हर जिले में, उनसे जो लड़के पास आउट होंगे, जो इंजीनियर्स बन के बाहर निकलेंगे पास आउट होकर, वे नौकरी कहाँ करेंगे, उन्हें नौकरी कहाँ मिलेगी। बिहार के लड़के बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ेंगे, पास होंगे और जाकर बाहर नौकरी करेंगे। तो ये जो सूरत है, यह भयावह सूरत है कि आप पढ़ाने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब भी आईआईटी का रिजल्ट आता है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, तो हम सुनते हैं आनंद सुपर 30, अभ्यानंद सुपर 30, मेंटस, इनके बच्चों ने इस तरीके से टॉप किया और उन्हें फला फला आईआईटी में उन्हें दाखिला मिला। लेकिन कभी आपने सोचा है, कभी आपने जाना है कि ये जो बच्चे जिन पर हम गौरव करते हैं, सरकार भी सम्मान देती है, हमारा कलेजा चौड़ा हो जाता है बिहारी होने के नाते, हम बिहारी टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन क्या वो बच्चे जो अभ्यानंद सुपर 30, आनंद सुपर 30 या मेंटस से जो टॉपर्स पैदा करते हैं, वे बच्चे आईआईटी से पढ़ने के बाद क्या बिहार आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि उनके लिए बिहार में रोजगार का कोई अवसर नहीं है। तो मैंने जो कल बात कही थी कि बिहार और विशेषकर पटना कि ये ओल्ड एज सिटी, ओल्ड एज होम बनता जा रहा है, उस दिशा में सोचने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के, लेकिन उसके पहले हम बात कर ले। देखिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मदद करे। मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार में पिछले 6 वर्षों में 2014 से जो भी बिहार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो भी मंत्री हैं, वो बिना रीढ़ वाले मंत्री हैं। आप कहेंगे देखिए मैं बहुत करारा तंज कर रहा हूं। मैंने पहले ही दिन कहा था कि मैं जर्नलिस्ट के रूप में बात नहीं करूंगा, मैं एक बिहारी होने के नाते बात करूंगा। मैं लालू यादव के बारे में भी बात करता हूं, मैं नीतीश कुमार के बारे में भी बात करता हूं, उनकी कमजोरियों के बारे में भी बात करता हूं, उन्होंने जो अच्छा किया उसके बारे में भी बात करता हूं। तो आप यदि लालू यादव के कार्यकाल को देखें, जब वे केंद्र में मंत्री थे, देखिए मैं अभी उनके 15 साल के बिहार के शासनकाल के पचड़े में नहीं फंसना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि आप केंद्र मदद करें बिहार में फैक्ट्री लगाने में या फैक्ट्री देने में। तो लालू यादव जब केंद्र में मंत्री थे तो बिहार में क्या हुआ? बिहार में मधेपुरा में रेल कारखाना मिला, छपरा के दरियापुर में रेल कारखाना मिला। जब नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे तो क्या हुआ? औरंगाबाद में एनटीपीसी, बाढ़ में एनटीपीसी,
हरनौत में कारखाना, रेल कारखाना। लेकिन पिछले 6 वर्षों में आप हमें बता दें, जो मौजूदा सरकार है केंद्र में और हमारे जो मंत्री हैं, उन्होंने देश के लिए क्या किया नहीं किया, लेकिन बिहार में क्या एक फैक्ट्री लगवा पाए? बड़े बड़े मंत्री हैं, या एक भी फैक्ट्री बता दें कि हां हमने लगवा दिया। देखिए, कांग्रेस यूपीए का राजपाट, एम्स मिला आपको पटना में। अब जिस एम्स की बात हो रही है दरभंगा में, वो कहा जा रहा है कि डीएमसीएच को ही बढ़ाकर एम्स का दर्जा दिया जाएगा। तो इन मंत्रियों ने, मौजूदा सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में और एनडीए की सरकार है पिछले 6 वर्षों में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि केंद्र में बिहार के कोटे से ताकतवर मंत्रियों की, जिनकी आवाज सुनी जाती हो, जिनकी आवाज गूंजती हो, वैसे मंत्रियों का अभाव है। इस कारण से बिहार को कोई और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो फैक्ट्रीज मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, इंडस्ट्री नहीं मिल पा रही है। तो केंद्र में भी हमारी नुमाइंदगी कमजोर पड़ी है, यह बात बिहार को कबूल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती है। क्योंकि बिहार का नेचर सिग्नेचर, जो यहाँ के अधिकारी हैं और जो यहाँ के राजनेता हैं, क्या होता है। देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे एक सीनियर आईएएस अफसर हैं, दिल्ली में हैं, वो चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, वो बंगलोर गए, बिहार के ही रहने वाले हैं, वो बंगलोर गए और उन्हें एक मिस्टर लिंका हैं, नाम फिर से याद कीजिएगा, मिस्टर लिंका हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। मिस्टर लिंका पहले गॉडरेज एग्रोबिट जो है देश की लीडिंग कंपनी है, जो कैटल फीड, पशु चारा बनाती है, तो उसमें वो काम करते थे। लेकिन वो गॉडरेज एग्रोबिट छोड़कर उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया और उन्होंने एक बड़ी इंडस्ट्री पैदा की, खड़ी की बेंगलोर में, और उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर चला गया। और मिस्टर लिंका ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनके नाम कोई उधारी नहीं, जिनके नाम कोई कर्जा नहीं, और वे एक नजीर बन गए कैटल फीड इंडस्ट्री की। वे मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो जो बिहार के शख्स हैं जो बेंगलोर में मिलते हैं, वो उनसे कहते हैं कि अरे भाई, आप इतना कर रहे हो, आप बिहार जाकर क्यों नहीं फैक्ट्री लगाते हो, क्यों नहीं कैटल फीड इंडस्ट्री के बारे में सोचते हो? बिहार में आपके पास सारे रॉ मटेरियल्स जो कैटल फीड के लिए जरूरी है वो उपलब्ध है। तो वह व्यक्ति छूटते ही कहता है, बिहार का नाम मत लो। सोचिए, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या दर्द मिस्टर लिंका के भीतर छुपा था कि उसने कहा कि बिहार का नाम मत लो। तो दर्द भी सुनिए, मिस्टर लिंका का दर्द यह था कि उन्होंने कोशिश करी बिहार में, उन्होंने ये प्लान किया कि हम बिहार में अपनी यूनिट लगाएंगे और यह यूनिट मुजफ्फरपुर में लगेगी। इस यूनिट के माध्यम से वह बिहार के मार्केट को भी कवर अप करेंगे, यूपी के मार्केट को भी कवर अप करेंगे और नेपाल में भी एक्सपेंशन करेंगे, नेपाल में भी माल बेचेंगे। और उन्हें मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में बियाडा ने जमीन अलॉट कर दी। जमीन अलॉट हो गई। अब उन्होंने प्लान करना शुरू किया। तो मुजफ्फरपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ग्राम पंचायत के अधीन आता है, मतलब मुखिया जी और सरपंच जी जो भी होते होंगे। तो इंडस्ट्री के लिए जो उन्हें बनाना था, वह कंस्ट्रक्शन करना था, उसके लिए जो प्लान था, डेवलपमेंट प्लान था, उसके लिए अप्रूवल चाहिए था ग्राम पंचायत का। तो जमीन अलॉट हो गई, इन्होंने पैसा भी जमा कर दिया, इन्होंने शायद बाउंड्री भी कराई होगी या न कराई होगी। अब ग्राम पंचायत ने जो उनका डेवलपमेंट प्लान था, जो मैप था, उसे सैंक्शन करने में 2 साल का वक्त लिया। सोचिए कैसी निराशा हुई होगी जो व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने के लिए आता है, जिसे जमीन मिल जाती है इंडस्ट्रियल एरिया में, अब ग्राम पंचायत उसे मैप को सैंक्शन करने में 2 साल का वक्त लगता है। और जब 2 साल के बाद, इस 2 साल में उन्होंने कितना जूता रगड़ा होगा ग्राम पंचायत में, आप समझ सकते हैं उनके लोगों ने कितनी मेहनत की होगी और क्या क्या पापड़ बेले होंगे। तो 2 साल के बाद जब उनका प्लान सैंक्शन करता है ग्राम पंचायत, उसके 2 महीना पहले बियाडा, मैं फिर से आ रहा हूं बियाडा पर, यहां के बारे में मैं कह रहा हूं, इसके बारे में मैं कई कहानियां सुनाऊंगा आने वाले दिनों में, वो उनके जमीन के आवंटन को रद्द कर देता है। क्यों रद्द कर देता है? उसका यह कहना है बियाडा का कि आपने 2 वर्षों में वहां फैक्ट्री नहीं लगाई और वहां कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू नहीं किया, जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था। अरे भाई साहब, बिहार सरकार के अधिकारी, नेता लोग, आपने कभी सोचा, आपने कभी इस बात की फिक्र करी कि आखिर कौन सी स्थिति आई कि 2 साल ग्राम पंचायत को मैप सैंक्शन करने में लग गया? इसमें अगले का क्या कसूर था? तो वह व्यक्ति कहता है कि बिहार का नाम मत लो।
तो उसे कहा जाता है कि आप इतना परेशान मत होइए, हम किसी न किसी व्यक्ति से बात करते हैं, आपको हम जरूरी सहायता दिलाने की कोशिश करते हैं। और यह भी कहते हैं, यह भी जानते हैं, उन्होंने कहा कि आपने बियाडा में बात नहीं की। वह व्यक्ति कहता है, मिस्टर लिंका कहते हैं, क्या बात करें बियाडा में। देखिए कुछ साल पहले की बात है, बियाडा में जो लोग बैठे हैं या बियाडा में जो हैं वे वहीं से पास आउट हैं, उसी आईएम से पास आउट हैं जहां से मैं हूं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। तो खैर उसकी बातचीत, उसकी जो समस्या है, मिस्टर लिंका की जो समस्या है, उसे बिहार सरकार तक पहुंचाई जाती है। बिहार सरकार यह समझती है कि मिस्टर लिंका की समस्या वाजिब है। यदि 2 साल मैप सैंक्शन करने में ग्राम पंचायत ने देरी की है तो उनका कसूर नहीं है, और भरोसा यह मिलता है कि जल्द ही बियाडा के अधिकारी उनसे संपर्क स्थापित करेंगे। लेकिन बियाडा का अधिकारी संपर्क क्यों स्थापित करे? बियाडा के अधिकारी तो स्वयं लाट साहब है। बियाडा की कहानियां इतनी हैं, बियाडा कैसे चल रहा है आज की तारीख में आपको बताएंगे कि एमडी साहब कहां रहते हैं। आने वाले दिनों में यह भी कहानी सुनाएंगे, क्यों मुंबई में बैठे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, कैसे एक हॉस्पिटल का पुराना कर्मचारी, पटना के एक हॉस्पिटल का पुराना कर्मचारी आज की तारीख में बियाडा में सबसे बड़ा बाबू बना बैठा है। कैसे 25,000 रुपए के पगार पर काम करने वाला हॉस्पिटल में व्यक्ति कैसे वहां सबसे बड़ा तानाशाह बना बैठा है। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे। तो देखिए ये जो सिस्टम है ना, ये जूता घिसवाता है और ये रगड़ा कराता है। तो ये सिस्टम इतना खराब है कि कोई भी, देखिए रविशंकर प्रसाद की हम बात कर लें, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कुछ साल पहले या साल 2 साल ही हुए हैं, उन्होंने पटना में एक टीसीएस की बीपीओ लगवाई बुद्धा कॉलोनी में। तो टीसीएस आप जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है। तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा वाकया हुआ, कुछ ऐसी बात हुई, टीसीएस के बड़े अधिकारियों को पटना में बिहार आकर एक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से मुलाकात करनी थी, और सेक्रेटरी साहब जो थे उन्होंने समय दिया। जब वे टीसीएस के बड़े अधिकारी, इंडिया लेवल के अधिकारी हैं, वो पटना आते हैं और उस सेक्रेटरी साहब से मिलने जाते हैं, आईएएस हैं वो सेक्रेटरी साहब, तो वो सेक्रेटरी साहब टीसीएस के इंडिया लेवल के अधिकारी को 1 घंटा वेट कराते हैं, 1 घंटा प्रतीक्षा कराते हैं। सोचिए, जो व्यक्ति अपने व्यस्तम क्षणों में समय निकालकर बिहार आया, जिसने बिहार को कुछ दिया है, बिहार को कुछ देने का प्लान है, उसे 1 घंटा वेट कराया जाता है। और जानते हैं क्यों? शर्म आएगी आपको जानकर। यह आईएएस जो बिहार में थे, जिन्होंने वेट कराया, वो आईएएस बनने के पहले टीसीएस में काम करते थे, छोटे कर्मचारी थे। तो उन्हें लगा कि आज हम जब सेक्रेटरी हो गए हैं, बड़े अधिकारी हो गए हैं, तो हम अपने पुराने बॉस को 1 घंटा वेट कराकर अपनी धौंस दिखाते हैं। तो इस धौंस पत्ती से इंडस्ट्री नहीं लगती है भाई साहब। ये संस्कार बिहार का बिगड़ा हुआ है, और यदि बिहार के बाबू लोग, नेता लोग इस संस्कार को नहीं ठीक करेंगे तो यह संस्कार जो है बिहार को कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, बिहार में कभी फैक्ट्री नहीं लगने देगा, बिहार में कभी इंडस्ट्री नहीं लगने देगा। आपको हम कहानियां सुनाते रहेंगे। देखिए इसी कहानी में मुझे एक और कहानी पता चली। सुरेश नेवटिया बहुत बड़े व्यक्ति हुए, अब तो नहीं है, बंगाल अंबुजा ग्रुप से जुड़े हुए हर्ष नेवटिया अभी उनके व्यापार को संभालते हैं। सुरेश नेवटिया की हैसियत इतनी बड़ी थी कि या कहें कि मारवाड़ी समाज में या जो उद्योगपतियों का जो समूह है उसमें वे गार्जियन के रूप में इतने बड़े थे कि शुरुआती दौर में जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में विवाद हुआ तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की मां ने, मतलब धीरू भाई अंबानी की पत्नी ने, इस सुलहनामे के लिए, विवाद को सलटाने के लिए पंच बनाया था सुरेश नेवटिया को, क्योंकि सुरेश नेवटिया को सम्मान मुकेश अंबानी भी देते थे, अनिल अंबानी भी देते थे, और उनकी माताजी भी देती थी। सुरेश नेवटिया की हैसियत इतनी बड़ी थी कि वे कभी भी किसी भी शख्सियत से मिल सकते थे, छोटा सा समय लगता था। तो सुरेश नेवटिया ने 2014 के पहले एक वाकया सुनाया था दिल्ली में कि देखिए 2014 के पहले मैं कह रहा हूं, जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। तो सुरेश नेवटिया ने वाकया यह सुनाया कि देखिए मुझे मनमोहन सिंह से मिलने में भी 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा, बस सूचना जाने भर की देरी है।
सोनिया गांधी से भी मेरी मुलाकात हो सकती है, उसमें भी कोई वक्त और कोई समस्या नहीं है। लेकिन बिहार के पॉलिटिकल बॉसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉसेज ऐसे हैं जिनसे मिलने में महीनों का वक्त लग सकता है और उसके बाद भी शायद मुलाकात संभव ना हो। तो बिहार की जो ये इमेज है कि आप किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते हैं। कहानी आपको सुनाएंगे हीरो साइकिल की, कैसे बंद हो गई औरंगाबाद में फैक्ट्री, जबकि बिहार में 15 लाख साइकिलें खरीदी गई। और आप चाहते, बिहार चाहता तो बिहार में साइकिल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती, लेकिन आपने होने नहीं दिया। तो जब तक जूता घिसवाना बंद नहीं करेगा बिहार, जब तक उद्योगपतियों से चाकरी कराना बंद नहीं करेगा, जब तक जो दूसरे सिस्टम है, खराब सिस्टम है, आप कहते हैं हम सिंगल विंडो सिस्टम, वन विंडो सिस्टम, कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है आपके यहाँ। आपके यहाँ सिस्टम है जो इतना सड़ा गला है कि जो आपके यहाँ पैसा लगाने आना चाहता है उस सरे गले सिस्टम में अपने को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। इसलिए आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते रहिए, लड़के पढ़ाते रहिए, लेकिन वे लड़के नौकरी कहाँ करेंगे कभी सोचे हैं? सोचिएगा। केवल हमारा कलेजा जब IIT का रिजल्ट आएगा और टॉपर्स की लिस्ट हम देखेंगे तो उससे चौड़ा हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो लड़के टॉप कर रहे हैं वे अपने मदरलैंड बिहार की भूमि की सेवा करने नहीं आ रहे हैं, बिहार की मिट्टी की सेवा करने नहीं आ रहे हैं। वे जाकर सेवा कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वे जाकर सेवा कर रहे हैं कर्नाटक में, वे जाकर सेवा कर रहे हैं तमिलनाडु में, दिल्ली में। तो ये बड़ा सवाल है, बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है। हम यह कहानी आपको छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहेंगे। अगली कहानी है आपको हम सुनाएंगे सोमवार को। कल रविवार है, विराम का दिन है। तो आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।